Hi guys, I hope you all are doing good and this is CA श्यामा खंडेलवाल और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा यूनिट 1 जो है हमने बहुत ही अच्छे से किया है, डिटेल्ड वे में किया है, लेकिन बहुत ही कम ड्यूरेशन में कर दिया। मतलब 1.3 आवर से भी कम लगा हमको हमारा यूनिट 1 कंप्लीट करने में। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 1 नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके प्लीज़ यूनिट 1 आप पहले कवर कर लीजिए। यूनिट 1 जो है हमने 5 पार्ट्स में बनाया था और सब छोटे छोटे वीडियो से, कोई 20 मिनट के, कोई 15 मिनट के, कोई 25 मिनट के। वो वीडियोस आप देख लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए अपना यूनिट नंबर 2 विच इज़ रिलेटेड टू कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन क्या है? ठीक है, कंसिडरेशन इस वर्ड के बारे में हमने पढ़ा है कहाँ पर? एक बार पढ़ चुके हैं हम यूनिट 1 में। यूनिट 1 में ना हमने देखा था कि एक टॉपिक था व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया था। ठीक है, तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में हमने वन ऑफ द एसेंशियल फीचर क्या देखा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका नाम है कंसिडरेशन। ओके, तो बिना कंसिडरेशन के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो अब हम देखते हैं कि ये कंसिडरेशन होता क्या है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक नहीं, 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? मैं आपके पास गई, आपने एग्जाम्पल, आप ना कार के डीलर है। आप कार के डीलर है तो मैं आपके पास गई और मैंने आपको बोला कि मेरे को एक 25 लाख में एक कार खरीदनी है, तो क्या आप मुझे वो कार 25 लाख रुपीज़ में दोगे क्या? तो आपने बोला हाँ, तो मैंने आपको 25 लाख रुपीज़ दिया, आपने मुझे क्या दी? कार। ओके, यहाँ पर मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मेरे लिए जो कि परचेज कर रहा है उसके लिए क्या कंसिडरेशन है? वो कार। बट आपके लिए क्या कंसिडरेशन है? आपको वो कार के बदले में क्या मिला? मनी, 25 लाख रुपीज़। आपके लिए क्या है? वो 25 लाख रुपीज़ ही आपकी कंसिडरेशन है। ओके, मतलब हमको यहाँ पे कुछ करना था, आपको मुझे कार सप्लाई करना था, मुझे पैसा देना था। ठीक है, तो ये कुछ करने की वजह से जो पैसा मिला दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। बट कंसिडरेशन सिर्फ इतना नहीं है, कुछ करने के बदले जो मिले वो भी कंसिडरेशन, और कुछ ना करने के बदले जो मिले पैसा दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट लेमन लैंग्वेज में ना हमको पता है कि कुछ करने के बदले हमको जो मिलता है ना वो हमारी कंसिडरेशन होती है। लेकिन लॉ जो है ना कंसिडरेशन की बहुत ही वाइडर डेफिनेशन बताता है, जो बोलता है कि आपको कुछ ना करने की वजह से भी जो पैसा मिल रहा है दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 मिठाई की शॉप है। ठीक है, 2 मिठाई की शॉप है, आजू बाजू ओपन है। ठीक है, और एक बहुत ही रनिंग बिजनेस है। अच्छा, दोनों अच्छे बिजनेस है बट एक बहुत ही ज़्यादा रन कर रहा है बिजनेस। तो ना क्या हो रहा है कि ना जो बहुत ज़्यादा रन कर रहा है ना बिजनेस, उसको जो थोड़ा कम रन कर रहा है बिजनेस, वो जाके क्या बोलता है, यार एक काम कर, तू मेरे पास से ना 50 लाख रुपए रख और इस एरिया में तो अपनी दुकान बंद कर दे। ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहा है, आप ये काम नहीं करोगे उसके बदले में आपको 50 लाख रुपए दूंगा। मतलब कुछ ना करने के बदले आपको पैसा मिल रहा है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। कुछ करने के बदले जो मिलता है ना पैसा दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन, एंड कुछ ना करने के बदले जो भी आपको पैसा मिल रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज कंसिडरेशन। ओके, कुछ करने के बदले या फिर कुछ ना करने के बदले। और ये जो है ना ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों हो सकता है। मतलब हो सकता है कि कंसिडरेशन आपको पास्ट में मिल गई होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा जो एग्जांपल था 25 लाख रुपए वाला, तो हो सकता है मैंने उसको 25 लाख एडवांस में दे दिया होगा, तो उसने कार मुझे बाद में सप्लाई की होगी। तो ये क्या है? पास्ट कंसिडरेशन है कि पहले आपने कंसिडरेशन दे दी है। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब तुरंत ही, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में चिप्स लेने गई तो तुरंत मैंने उसको 10 रुपए दिया, उसने मुझे चिप्स का पैकेट दे दिया। ये प्रेजेंट में जो हो रहा है ये भी इन्वॉल्व है इसमें कंसिडरेशन में। और अगर फ्यूचर क्या है, अगर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि फ्यूचर में मैं आपको जो है 25 लाख रुपए दूंगी बट कार आप अभी मेरे को दे दो। ठीक है, तो ये भी जो है फ्यूचर में जो आप प्रॉमिस करें कुछ करने के लिए वो भी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन जो है ना पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। ओके, हम एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन जो बुक में दी गई है, लीगल डेफिनेशन, जो सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, वो क्या बोलती है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब पास्ट में उसने कुछ किया या पास्ट में कुछ ना करने के लिए उसने प्रॉमिस किया, या फिर डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर प्रेजेंट में कुछ करने वाला है या फिर प्रेजेंट में कुछ नहीं करने वाला है,
या फिर फ्यूचर में कुछ करने वाला है या फिर फ्यूचर में कुछ नहीं करने वाला है, ये सब चीजें सच एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। मतलब अगर कोई प्रॉमिसर की डिमांड में प्रॉमिसी या फिर कोई और पर्सन कुछ कर रहा है या फिर कुछ करने से रुक रहा है, और ये कुछ करना या ना करने कुछ करने से रुकना तीनों लेवल में है, या तो ये पास्ट में होगा या प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में। तो अगर तीनों में से किसी भी लेवल में हुआ तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। ओके, सो हमने देख लिया व्हाट इज कंसिडरेशन। अब हम इससे रिलेटेड क्या देखने वाले हैं, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। ओके, सो लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन, हमारे पास ना यहाँ पे 8 लीगल रूल्स है रिलेटिंग टू कंसिडरेशन, जिसमें से 3 लीगल रूल्स तो ऐसे हैं जो सीधा सीधा डेफिनेशन से हमने उठा लिए हैं, और 5 जो है थोड़े से डिफरेंट है बट ईजी है। ठीक है, सो 3 रूल्स जो सेम टू सेम हमने डेफिनेशन से लिए हैं वो कौन से हैं। पहला जो है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, हमने डेफिनेशन में स्टार्ट किया था when at the desire of the promiser, the promisee or any other person। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ना मैंने जो कार खरीदने वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, नहीं इससे बेटर एग्जांपल ये होगा कि आप लोग कोचिंग जाते हैं, ठीक है, तो कोचिंग जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, तो जो फीस रहती है ना वो जनरली जो कोचिंग लेता है वो नहीं देता है फीस, जनरली उसके पेरेंट्स या गार्जियन देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसे फिट होता है, हम एग्जाम्पल वो देखते हैं। ठीक है, सो ये हमने पॉइंट क्या देखा था, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब कि क्या, यहाँ पे मैं टीचर हूँ, ठीक है, मतलब मैं प्रोमिसर हूँ, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। आप मेरे पास आए कि आप मैम मेरे को बिजनेस लॉ पढ़ा देंगे क्या, मैंने बोला हाँ मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ा दूंगी। सो मैं आई एम द प्रोमिसर एंड यू आर द प्रोमिसी। अब क्या हो रहा है, लेकिन जब कंसिडरेशन देने की बात आई तो क्या हुआ, आप कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स कंसिडरेशन दे रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसिडरेशन इज मूविंग नॉट फ्रॉम द प्रोमिसी बट इट इज मूविंग फ्रॉम अदर पर्सन। सो कंसिडरेशन जो है जरूरी नहीं है कि वो प्रोमिसी ही दे, उसके बिहाफ में कोई और पर्सन भी दे सकता है। सो सबसे पहला फीचर कंसिडरेशन का कि जरूरी नहीं है वो प्रोमिसी ही कंसिडरेशन दे, प्रोमिसी के बिहाफ में कोई और भी दे सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कंसिडरेशन इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इसका क्या मतलब है कि भाई मैं जो बोलूँगी ना, मतलब मैं प्रोमिसर हूँ, ठीक है, तो मैंने आपकी कोचिंग लेनी है बिजनेस लॉ की, तो मैंने अपनी फीस रखी है कि 5000 रुपीज़ मेरी फीस है बिजनेस लॉ को पढ़ाने की। ठीक है, सो ये जो 5000 फीस है, अब आपको 5000 मेरे को मनी टर्म्स में ही देना है क्योंकि ये मेरी डिज़ायर है। ठीक है, आप ना मैं 5000 से कम आपसे चार्ज करूंगी, ना किसी और फॉर्म में आपसे चार्ज करूंगी। सो ये जो 5000 वाली फीस है आपको मनी टर्म्स में देना है, तो मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कंसिडरेशन। सो दूसरा लीगल पॉइंट है, कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये पॉइंट भी डेफिनेशन में क्लियरली दिखा है। सो द थर्ड पॉइंट इज कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कंसिडरेशन तीनों टेंसेस में हो सकती है, और ये पॉइंट भी जो है हमारा स्पेसिफिकली गिवन है डेफिनेशन में। सो ये पॉइंट हमको जो है समझते हैं हम एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं ए और बी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ए ने बी के डिजायर में कुछ प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है, बी ने कुछ करने बोला होगा, ए ने कर दिया है, और बी जो है प्रॉमिस करता है कि इसकी कंसिडरेशन मैं आपको फ्यूचर में दूंगा, मतलब 1 हफ्ते बाद जो बोलता है कि मैं आपको इसकी कंसिडरेशन देने वाला हूँ। तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट कंसिडरेशन का। पास्ट कंसिडरेशन मतलब कि क्या, प्रॉमिस पहले एक ए ने अपनी फुलफिल कर ली और बी ने जो है बाद में जाके वो जो पहले जो प्रॉमिस फुलफिल हो चुकी थी उसकी कंसिडरेशन दिया। प्रेजेंट का हमको पता है कि जो फॉर एग्जांपल हम चिप्स खरीदने गए तो तुरंत 10 रुपए दिया, उसने हमको लेस का पैकेट दे दिया। सो ये सेकेंड वाला क्या हो गया, प्रेजेंट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल। और फ्यूचर कंसिडरेशन का क्या है कि फ्यूचर में जो है आप जो मतलब सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे या गुड सप्लाई करेंगे, उससे रिलेटेड जो कंसिडरेशन दी जाएगी दैट इज नोन एज फ्यूचर कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स जो डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन थे वो हमने देख लिए। अब जो है रिमेनिंग 5 पॉइंट्स जो कि बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। सो जो फोर्थ वाला है हमारा है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। सो ना ये भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल मैं ना टीचर हूँ और बिजनेस लॉ आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ना आप मेरी कोचिंग है तो आप लोग मेरे पास एडमिशन लेने के लिए आए। सो आपने जो है उस टाइम एडमिशन ले लिया, मुझे फीस दे दी जो भी फीस थी, एंड ना मैंने आपको कहा कि ये जो कोचिंग है ना, ये जो आपकी बैच है ये शेड्यूल्ड है 1 हफ्ते बाद।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों के एंड से जो है वो कंसिडरेशन आपने दे दी, ठीक है। सो आपके लिए वो हो गई एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, लेकिन मैंने अभी तक आपको अपनी सर्विसेज दी नहीं, तो मेरे लिए क्या हो गई ये एग्जीक्यूटरी कंडीशन। एग्जीक्यूटेड मतलब जो हो चुका है, एग्जीक्यूटरी मतलब जो होने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। सो 4 पॉइंट हो गए हैं, इजी इजी बहुत सारे। 3 तो जो है हमारी डेफिनेशन में ही दिए थे। 3 पॉइंट्स क्या थे जो डेफिनेशन वाले थे कि कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और थर्ड पॉइंट हमने देखा था कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और एक पॉइंट अभी हमने और देख लिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। अब रिमेनिंग 4 पॉइंट्स हम करने वाले हैं, ठीक है। सो उसमें से वन ऑफ द पॉइंट है कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसका क्या मतलब है कि ना ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है मतलब जितना उसका मार्केट वैल्यू है उतनी ही आपको कंसिडरेशन मिले। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि ना एक पर्सन है जिसको अभी फाइनेंशियल नीड है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो ना वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी कार जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू अभी 25 लाख है तो वो 25 लाख में ही उस कार को बेचे, ठीक है। हो सकता है कि उस टाइम वो उस कार को 20 लाख रुपए में भी बेच दे क्योंकि उसको अभी पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, लेकिन कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद वाला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। मतलब क्या है, कंसिडरेशन इज अ परफॉर्मेंस व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। मतलब अगर आपने किसी से सर्विस ली है या फिर गुड्स लिए हैं तो आपको उसके बदले में पैसा देना बहुत ज़रूरी है, आपको उसके बदले में कंसिडरेशन देना बहुत ज़रूरी है। सो कंसिडरेशन इज समथिंग विच द पर्सन जो जिसको बेनिफिट मिला है उसको लीगली देना पड़ेगा उसके रिटर्न में कुछ, ठीक है। सो कंसिडरेशन इज समथिंग विच वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। देन उसके बाद है पॉइंट कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। सो फिर हम पॉइंट देख रहे थे कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। सो ना इसको भी हम समझते एक एग्जाम्पल से कि ना मैं आपको बोल रही हूँ कि ना मैं आपको ना मेरे को 5 लाख रुपए दे और मैं तेरे को ना जादू करके खजाना निकाल के दे दूंगी, ठीक है, या फिर जादू से ना एक जिन निकाल के दे दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो कंसिडरेशन जो मिल रही है ये एक रियल कंसिडरेशन नहीं है, ये एक इल्यूजन है, सिर्फ इमेजिनेशन है। सो ये वाली कंसिडरेशन जो है ना आपको अलाउ नहीं है। आपको जो भी कंसिडरेशन देना है वो रियल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी उसके बदले आप मेरे को कार देना, दैट इज रियल कंसिडरेशन। बट कुछ इल्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन में। और लास्ट पॉइंट जो है कंसिडरेशन जो है इट शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। सो आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल या फिर इमोरल वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी, आप मेरे को उसके बदले ड्रग्स देना, सो ये कंसिडरेशन आपकी जो है अनलॉफुल है। और इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हम आगे वाले यूनिट में इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मतलब है जो हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है, थर्ड यूनिट में। सो यहाँ पे हमने 8 पॉइंट्स देखे हैं कि भाई आपकी कंसिडरेशन से रिलेटेड वैलिड रूल्स क्या है, ठीक है। 3 पॉइंट्स विच आर गिवन इन डेफिनेशन, 4th पॉइंट एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, ये चारों एकदम इजी पॉइंट, और रिमेनिंग 4 भी बहुत इजी पॉइंट है। हमने इसको लर्न करने के लिए ऐसे 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, ताकि किसी भी चीज़ को ब्रेक करके पढ़ोगे ना वो बहुत इजीली रिटेन रह जाती है। सो रिमेनिंग जो 4 पॉइंट्स हैं वो क्या है कि कंसिडरेशन आपकी एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड जो है कंसिडरेशन इज समथिंग व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। आपको कंसिडरेशन देना ही पड़ेगा। आप किसी से सर्विस ले रहे हो, गुड्स ले रहे हो तो कंसिडरेशन दोगे भाई, ठीक है। फिर थर्ड कंसिडरेशन जो है इट शुड नॉट बी इलीगल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्थ जो है कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अभी हम एक टॉपिक करने वाले हैं विच इज स्यूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो इसके अंदर एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है। वो डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रिविटी मतलब प्राइवेसी, प्रिविटी इज रिलेटेड टू प्राइवेसी, ठीक है। तो ना ये डॉक्ट्रिन हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि ना ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। तो अगर मान लीजिए कि ए ने कुछ फुलफिल नहीं किया कंडीशन जो उसको करना था, या उसने कंसिडरेशन नहीं दिया, या उसने अपनी ड्यूटी नहीं की, तो बी उसको स्यू कर सकता है। स्यू मतलब उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली ए भी यही सब चीज़ों की वजह से बी को स्यू कर सकता है। लेकिन जो एक थर्ड पर्सन है सी, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आके टांग नहीं लड़ा सकता,
ठीक है। सी किसी को भी स्यू नहीं कर सकता रिलेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो इस डॉक्ट्रिन को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया हमको प्राइवेसी चाहिए। जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में वही आपस में एक दूसरे को स्यू करेंगे या फिर स्यू होंगे, लेकिन थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती है। दिस इज अ डॉक्ट्रिन, ओके। लेकिन इस डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कितने एक्सेप्शंस हैं इस डॉक्ट्रिन के? इस डॉक्ट्रिन के 7 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। 7 एक्सेप्शंस हैं इस डॉक्ट्रिन के। सबसे पहला एक्सेप्शन है ट्रस्ट, ठीक है। कि अगर मान लो कि कोई ट्रस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि अपन ने बहुत सारे ट्रस्ट, जैसे तिरुपति बालाजी ट्रस्ट एक होता है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग जगह पर ट्रस्ट अपन बनाते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो उसमें जो हर महीने के महीने रेंट वगैरह आता है तो वो किसी पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के लिए ट्रांसफर हो जाता है। सो ये एक एग्जाम्पल है ट्रस्ट का। फॉर एग्जाम्पल एक फादर ने ना क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट में ना एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, और वो बोला कि ना इस प्रॉपर्टी से जितनी भी रेंटल इनकम आएगी ना वो मेरे बेटे के जो है बेटे को ट्रांसफर होनी चाहिए। अब ट्रस्ट ने क्या किया, ट्रस्ट ने जो है ना यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही थी खुद के पास रख ली, वो उस पर्सन के बेटे को ट्रांसफर नहीं की, ठीक है। सो ये जो बेटा है ना, ही इज थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो फादर और ट्रस्ट है दे आर द मेन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन उसका बेनिफिट बेटे को देना था जो कि थर्ड पार्टी था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस ये थर्ड पार्टी है तो भी वो यहाँ पर स्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। दिस इज एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ट्रस्ट के केस में थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो स्यू, ओके। मतलब थर्ड पार्टी शुड बी द बेनिफिशियरी, ठीक है। फिर सेकंड केस जो है, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। अब फैमिली सेटलमेंट के केस में भी ना अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को स्यू करे, कोई थर्ड पार्टी जो है वो भी स्यू कर सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी स्यू कर सकता है फैमिली सेटलमेंट के केस में। कैसे? मान लो कि ना कि एक विल बन रही है, ठीक है। विल मतलब प्रॉपर्टी जो डिवाइड हो रही है भाइयों के बीच में, तो वो विल तो बन गई, सब जितने भी भाई हैं उनको प्रॉपर्टी जो भी है डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन एक भाई को छोड़ दिया, ठीक है। और वो भाई को छोड़ दिया, वो उस टाइम उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो उसका भाई का बेटा था ना वो उस टाइम विल बनने के टाइम पे मौजूद नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन जो है मतलब ये सबके बीच में हो चुका है कि किसको कितनी कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन जो एक उनका कोई एक बच्चा है, मतलब इन भाइयों का कोई उनमें से किसी का एक का बच्चा है, वो उस टाइम मौजूद नहीं था, लेकिन वो भी क्या कर सकता है, इस फैमिली सेटलमेंट के केस में जो है स्यू कर सकता है। ये उसका राइट है, भले वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन वो भी फ्यूचर में चाहे तो वो बच्चा भी स्यू कर सकता है, ठीक है। सो पहला केस हो गया ट्रस्ट का, दूसरा केस हो गया फैमिली सेटलमेंट का। थर्ड केस जो है इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर अरेंजमेंट्स। इसमें ना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि ना एक फादर रहता है, वो ना मतलब अपनी बेटी की शादी कराता है किसी से, ठीक है। तो जिस पर्सन से उसकी शादी कराता है तो ना वो उसके साथ बहुत ही मतलब मारा पीटी ये सब करता है, वायलेंस करता है, ठीक है। सो फादर बोलता है मतलब कि अगर आप मतलब मेरी बेटी के साथ वायलेंस करोगे तो उस केस में आपको मेरी बेटी को जो है पर मंथ कुछ सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो अगर आपसे अलग रह रही है तो वो अपना गुजारा कर सके उस अमाउंट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फादर के बीच में हुआ एंड सन इन लॉ के बीच में हुआ, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, उसकी बेटी को। तो ये बेटी थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर उसको यहाँ पे गुजारा नहीं मिलेगा तो उस केस में वो भी स्यू कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो थर्ड पार्टी है तो भी वो स्यू कर सकती है। सो इन केस ऑफ मैरिजेस कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो स्यू, ओके। फिर फोर्थ है इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर किसी को उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट असाइन हो गया है कि अपन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन बेनिफिट उसका थर्ड पार्टी को मिलेगा, तो जिसको बेनिफिट मिलने वाला है वो भी जो है क्या कर सकता है, यहाँ पे स्यू कर सकता है अगर उसको बेनिफिट ना मिले तो, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट और स्टोपल। एक्नॉलेजमेंट और स्टोपल के केस में क्या होता है ना, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि 3 लोग हैं, ठीक है, एम एन ओ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम जो है ना मान लो मैं, ठीक है, मेरे को एन को कुछ पैसा देना था, ठीक है। तो मैंने एन को पैसा ना दिया, मैंने ना ओ को पैसा दे दिया, वो पैसा मैंने ओ को दे दिया और बोला कि ओ को कि तू ना उसको जाके दे दे, एन को दे दे, क्योंकि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन जाने वाली हूँ तो अभी मैं शायद उससे ना मिल पाऊँ। तो ओ को बोल दिया कि मैं तेरे को दे रही हूँ पैसा, तू उसको दे देना। तो ओ ने एक्नॉलेज किया, ही हैज़ एक्नॉलेज्ड कि आई हैव मनी ऑफ मी हु इज एम, मेरे पास एम का पैसा है जो मुझे एन को देना है, उसने एक्नॉलेज कर दिया और फिर भी नहीं दे रहा है,
ठीक है। तो उस केस में भले हम दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज एम एंड एन, लेकिन इस केस में एन की भी लाइबिलिटी बनती है कि एन को यहाँ पे पैसा जो है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एन के अगेंस्ट भी जो है सूट ला सकते हैं, भले ये थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, फिर उसके बाद है फोर्थ वाला, इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो कोई लैंड है, ठीक है। सो अगर ना मैंने ना लैंड है, उसका रेवेन्यू मैंने बहुत दिनों से नहीं पे किया, ठीक है। सो उस केस में क्या हो रहा है, मैं जिस सामने वाले पर्सन को जो लैंड बेच रही हूँ, मैंने उसको बोला कि यार मैंने इसका लैंड रेवेन्यू बहुत दिनों से पे नहीं किया है। लैंड रेवेन्यू इज अ काइंड ऑफ टैक्स जो हम लैंड के ऊपर देते हैं। तो मैंने बोला मैं ये रेवेन्यू बहुत दिनों से पे नहीं कर रही हूँ, तो तुमको ये पे करना पड़ेगा। तो उसने हाँ बोला। तो इन केस अगर उसने हाँ बोला और मैंने उसको लैंड ट्रांसफर कर दी है, सो उस केस में भले वो थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट आई एंड द गवर्नमेंट जिसको मेरे को रेवेन्यू पे करना था, लेकिन मैंने उसको बेच दिया तो वो थर्ड पार्टी हो गई। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी वो रेवेन्यू पे करना पड़ेगा अगर मैंने उसी कंडीशन में उसको सेल किया लैंड को तो। ठीक है। एंड सेवेंथ पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वहां पर भी जो है ये जो थर्ड पार्टी जो मतलब है, ठीक है, वहां पे भी थर्ड पार्टी कैन स्यू। ओके, सो 7 केसेस हमने देखे हैं जहां पर थर्ड पार्टी जो है स्यू कर सकती है। ठीक है, नॉर्मली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विल स्यू ईच अदर, बट देयर आर ओनली 7 केसेस व्हेन थर्ड पार्टी कैन ब्रिंग द स्यूट। सो ये हम याद करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मेमोरी टेक्निक से। ये मेमोरी टेक्निक बेस्ड है एक स्टोरी लाइन के ऊपर। ठीक है, और वो स्टोरी लाइन क्या है कि ना एक लड़का और एक लड़की ना दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलते हैं एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं। फिर एक्नॉलेज करते हैं तो वो दोनों का आपस में हो जाता है ट्रस्ट। फिर ट्रस्ट हो जाता है तो उन लोग क्या सोचते हैं कि हम अब सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सेटल हो जाते हैं। फिर सेटल होने का सोचते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी मैरिज। तो उन लोग कर लेते हैं मैरिज। अब मैरिज होने के बाद ना लड़के को मिलता है दहेज, और उसको दहेज में मिलती है लैंड, और लैंड उसको मिलती है दहेज में। फिर क्या होता है, ये दोनों ना एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, काम जो है एक दूसरे को असाइन कर देते हैं, असाइनमेंट करते हैं एक दूसरे को काम का। और उसके बाद ये दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे के एजेंट बन के रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे 7 पॉइंट्स कवर्ड है, 7 पॉइंट्स। सबसे पहला जो है एक्नॉलेजमेंट, मतलब जो हमारी मेमोरी टेक्निक में सबसे पहला आ रहा है दैट इज एक्नॉलेजमेंट। सेकंड वन इज ट्रस्ट। थर्ड वन इज रिलेटेड टू मैरिज। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, ट्रस्ट, मैरिज, एक सेटलमेंट आया था। फिर सेटलमेंट के बाद लैंड। लैंड के बाद क्या आया, लैंड के बाद जो है आपका आया था पॉइंट असाइनमेंट। ठीक है, और उसके बाद असाइनमेंट के बाद लास्ट पॉइंट आपका क्या है, एजेंट। ये मेमोरी टेक्निक के थ्रू हम ये पूरे 7 पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं। फिर इसका आता है सबसे लास्ट पार्ट विच इज रिलेटेड टू, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखो नॉर्मली कोई भी एग्रीमेंट जो है ना विदाउट कंसिडरेशन वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक एक कंसिडरेशन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। लेकिन अभी हम कुछ केसेस ऐसे देखने वाले हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी 7 केसेस हैं, जिसमें से सबसे पहला केस है नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला। ठीक है, कि अगर आप मान लो कि किसी को जो है अपने नेचुरल आप उसके लिए लव फील करते हो या अफेक्शन फील करते हो, लाइक फादर अपने सन के लिए करता है, फादर अपनी डॉटर के लिए करता है, दैट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उस केस में अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो और उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो भी जो है चलेगा, यहाँ पे वो उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे भले कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें कुछ आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो सो इट शुड बी लाइक प्रॉपरली रजिस्टर्ड, राइटिंग में होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। और पॉइंट्स इसके क्या हैं, इट शुड बी नियर रिलेशनशिप वाले को आपको देना है। ठीक है, रजिस्टर्ड, राइटिंग, नियर रिलेशनशिप, और ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से ही होना चाहिए। पहला पॉइंट देख लिया हमने। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट कंपनसेशन ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। मतलब क्या कि ना अगर मेरा ना एक डॉगी घूम गया, ठीक है, तो ना आपने ना क्या किया, मेरे को मेरा डॉगी ला के दे दिया। तो उस टाइम तो जो क्या है, मैंने आपको ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया था कि मेरे को मेरा कोई डॉगी घुमा हुआ ला के देगा तो मैं उसको कुछ वो दूंगी इनाम टाइप का, लेकिन आपने लाके दे दिया। तो आपने पास्ट में कोई मेरे लिए सर्विस परफॉर्म कर ली, तब मैंने नहीं बोला था कि मैं कुछ कंसिडरेशन दूंगी, लेकिन अब मैं खुश होके बोल रही हूँ यार कि मैं तेरे को उस वजह से 5,000 रुपए दूंगी। ठीक है, खुश होके। तो ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, वॉलंटरी मतलब उसने स्व इच्छा से मेरे को कुत्ता ला के दिया था। ठीक है, उस केस में जो आप पास्ट सर्विसेज के लिए उसको पैसा दे रहे हो वो भी यहाँ पे जो है अलाउड है, मतलब वो भी विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा और वो अलाउड है, मतलब वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मतलब वो चाहे तो वो बाद में मेरे को 5,000 रुपए के लिए स्यू कर सकता है।
ओके। फिर उसके बाद है थर्ड केस है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कोई डेट, जैसे ना कुछ एक पीरियड रहता है, जैसे 3 साल 4 साल कुछ एक पीरियड रहता है, जो लिमिटेशन एक्ट में दिया है कि उस टाइम पीरियड तक अगर आपने जैसे अगर अपनी पेमेंट को वसूला नहीं तो वो टाइम बार्ड हो जाएगी, मतलब उसके बाद आप उस पीरियड उसको उस सामने वाले व्यक्ति से पेमेंट नहीं ले सकते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सामने वाला व्यक्ति इतना ईमानदार है कि वो बोलता है नहीं, मैं अगर आपको टाइम बार्ड भी हो जाएगा तो आपको पे करूंगा, तो वहां पे भी जो है भले ही विदाउट कंसिडरेशन है तो भी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना जाएगा, तो ये विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, पेमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट्स, ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट विच इज रिलेटेड टू एजेंसी। सो एजेंसी, अगर आप किसी को एजेंट बना रहे हैं वहां पे भी कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। देन है पॉइंट है कि कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब ऑब्वियसली हम किसी को गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट के बदले तो हमको कुछ कंसिडरेशन मिल नहीं रहा है, सो ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है विदाउट कंसिडरेशन अलाउड है। फिर है उसके बाद एक पॉइंट है चैरिटी। तो चैरिटी में भी क्या आप किसी को पैसा देते हो तो उसके बदले सिर्फ दुआएं मिलती है, तो कंसिडरेशन में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो वो भी लेकिन विदाउट कंसिडरेशन अलाउ किया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आप विदाउट कंसिडरेशन कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है बेलमेंट। तो ना बेलमेंट को हम कैसे समझेंगे ना, बेलमेंट का एग्जाम्पल है कि मान लो कि मेरा घर है, ठीक है, तो मैं ना कहीं जाना है, तो जनरली हम लोग करते हैं कि कहीं जाना रहता है तो अपने घर की कीज पड़ोसियों को देके चले जाते हैं कि कोई हमारे घर के दूसरे मेंबर आएंगे तो आप की उनको दे देना, ठीक है। तो हम उनको जब की दे के जाते हैं ना तो वो हमारा जो चाबी रखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आके हम उनसे ले लेते हैं वो चाबी। तो जरूरी नहीं कि वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो है हमसे कोई कंसिडरेशन चार्ज करे, वहां पे कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ओके, सो हमने देखे 7 केसेस जहां पे आपको कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नॉर्मल केसेस कंसिडरेशन जरूरी है भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो इट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर, लेकिन 7 केसेस में कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है। इसका कौन कौन से केसेस है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन इजी पॉइंट है, इसमें से गिफ्ट वाला इजी पॉइंट है, चैरिटी इजी पॉइंट है, ठीक है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट, चैरिटी इजी पॉइंट है, बहुत इजी, मतलब जो जनरल नॉलेज से समझ में आ रहा है। एक पॉइंट है जो हमारा फास्ट वॉलंटरी सर्विसेज वाला, तो वो डॉगी वाले एग्जांपल से याद रख लेना कि हमारा डॉगी गुम गया, कोई हमको ला के दे रहा है तो हम उसको जो पैसा देंगे दैट इज फॉर हिज फास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, वहां भी कंसिडरेशन इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद एक टाइम बार्ड डेट्स वाला हो गया एक हमारा पॉइंट। फिर एक हमारा पॉइंट था बेलमेंट वाला, ठीक है, कि बेलमेंट के केस में भी कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। और एक पॉइंट है एजेंसी, एजेंसी के केस में भी हमारा कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। सो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है कंसिडरेशन वाला, और अब हम उसके बाद हम देखेंगे हमारा पार्ट 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वो थोड़ा लंबा पार्ट है, ठीक है, बट उसको भी बहुत ही इजी वे में और बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स के साथ अपन कंप्लीट करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।